हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 9th में वर्क एंड एनर्जी को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसकी एक्सरसाइजेस। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे टाइप करिए वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो आपको इसके सॉल्यूशंस, इसके पहले के क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन पहले ही कर दिया। वर्क एंड एनर्जी का बहुत अच्छी बुक है, उसको जरूर सॉल्व करें। यूट्यूब पे टाइप करें वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है। तो आपको उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला जा रहा है? वॉट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अगर्स व्हेन यू राइडिंग अ बाइसाइकिल। ठीक, जब आप बाइसाइकिल चलाते हो तो आपको एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। तो बच्चों देखो, सीधी सी बात है, पहले आप खाना खाते हो। ठीक, जब आप खाना खाते हो, जो भोजन आप करते हो, खाना खाते हो, तो जो फूड में केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि जो फूड आप खाते हो उसमें डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं। तो वो जो केमिकल होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। फिर जब खाना खाते हो आप, तो वही जो केमिकल एनर्जी होती है वो मस्कुलर एनर्जी में चेंज होती है, यानी कि आपको मसल्स को एनर्जी मिलती है और उन मसल्स की हेल्प से आप क्या करते हो, साइकिल में पैडलिंग करते हो। ठीक है ना। अगर आपके मसल्स में एनर्जी नहीं होगी, ठीक है भाई, आपको पता है कि जब एनर्जी होती है तभी हम वर्क डन कर पाते हैं। तो साइकिल पे आप पैडलिंग करके उस साइकिल के ऊपर वर्क डन करते हो, तभी तो साइकिल आगे बढ़ती है। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपने जो खाना खाया उसमें जो केमिकल एनर्जी है, फूड में जो केमिकल एनर्जी, वो मस्कुलर एनर्जी में चेंज होगी। उसके बाद उस मस्कुलर एनर्जी की हेल्प से आप अपनी साइकिल को काइनेटिक एनर्जी देते हो। आप साइकिल पे पैडलिंग करते हो, साइकिल के ऊपर वर्क डन करते हो, तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो साइकिल को, और एज वेल एज साइकिल के ऊपर आप बैठे हुए हो, तो आप पूरे सिस्टम को वहां क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी मोशन करने लगती है। ठीक, बस यही चीज है। और क्या लिख सकते हैं इसमें हम ये लिख सकते हैं, जब हम पैडलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है। ठीक, यानी कि आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है उसका कुछ पार्ट तो साइकिल को काइनेटिक एनर्जी देने में चला जाता है, और कुछ पार्ट हमारा मस्कुलर एनर्जी का हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाता है। हमारी बॉडी भी तो गर्म होती है ना, हीटअप होती है। ठीक है, आप देखते हो, आप स्वेट करते हो, पसीना निकलता है आपको। क्यों निकलता है? क्योंकि कुछ मात्रा जो होती है मस्कुलर एनर्जी की, वो तो साइकिल को, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी मस्कुलर एनर्जी की साइकिल को काइनेटिक एनर्जी देने में चली जा रही है, एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी को हीट अप कर देती। तो बस इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों। चलिए अब देखिए, एग्जाम में हम क्या लिखेंगे। अपने एग्जाम में सबसे पहले ये वाली बात लिखेंगे, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इन आवर बॉडी इनटू मस्कुलर एनर्जी ऑफ मसल्स। जो आप खाना खाते हो उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी बॉडी में मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में मसल्स में स्टोर हो जाती है, या ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आप बोल सकते हो। उसके बाद हम लिखेंगे, वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल द मस्कुलर एनर्जी ऑफ राइडर्स गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू हीट एंड काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया, जो मस्कुलर एनर्जी होती है वो किस में ट्रांसफर होगी, हीट और काइनेटिक एनर्जी में। हीट से आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी से साइकिल और पूरे सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और साइकिल आगे बढ़ती है। ठीक, कह रहा है हीट एनर्जी हीट्स द राइडर्स बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड अ वेलोसिटी टू द बॉडी। मैंने आपको बताया, हीट से राइडर जो होता है, जो साइकिल चला रहा होता है, उसकी बॉडी हीट अप हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी साइकिल को मिल जाती है, और साइकिल के ऊपर आप बैठे हुए तो ऑब्वियसली आपको भी मिलेगी, आप आगे चलोगे। द ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी एज शोन। ठीक, तो बच्चों यहां पर हमने लिखा नहीं, बट फिर भी आप अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, केमिकल एनर्जी। ठीक, और अगर आप चाहो तो ये केमिकल एनर्जी लिख दो फ्रॉम फूड। फ्रॉम फूड से आने वाली केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, मस्कुलर में, मस्कुलर एनर्जी। और ये मस्कुलर एनर्जी बच्चों फिर से फर्दर चेंज होती है किसमें, काइनेटिक और प्लस हीट में। साइकिल को मिलती है वेलोसिटी, यानी कि साइकिल को मिलती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और आपकी जो बॉडी है, राइडर की जो बॉडी, वो हीट भी हो जाती है, यानी कि हीट एनर्जी। इतना लिखने के बाद आपको एक बात और लिखनी है बच्चों, यहां पर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता देना है। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा होता होगा, ठीक, केमिकल से मस्कुलर, मस्कुलर से काइनेटिक और हीट, तो यहां पर इस प्रोसेस के दौरान जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां फॉलो होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोलता है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक with all you might and fail to move it, what is the energy you spend going on। अब इसको पहले मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि अलग अलग जगह इसका आंसर आपको अलग अलग मिलेगा। क्लास 9th में क्या लिखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चों, कोई ह्यूज रॉक है, इस तरीके से कोई बड़ी रॉक है, चट्टान है। अब चट्टान, तो ये चट्टान है एक, और इस चट्टान को आप इस तरीके से फोर्स लगाते हो। ठीक, तो जब आप इसको इस तरीके से पुश करोगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसे आप इसको पुश करते हो अपने दोनों हाथों से बहुत तेजी से, ये ऐसा। ठीक, ध्यान से सुनिए, क्या ये मूव करती है? नहीं, ये मूव तो नहीं कर रही है, नो मोशन। ठीक, नो मोशन।
अगर ये मूव नहीं कर रही है यानी कि मोशन नहीं हो रहा है तो नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। सो वर्क ऑन द रॉक, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आपने कितना भी लगाया हो, एफ की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0, तो वर्क डन हो गया 0, यानी कि इस रॉक पे वर्क डन हुआ नहीं, इस रॉक पर वर्क डन नहीं हुआ है। और हमने पढ़ा है जब किसी बॉडी पे हम वर्क डन करते हैं, ठीक, तो वो बॉडी एनर्जी गेन करती है। तो क्या रॉक ने कोई एनर्जी आपसे गेन करी, क्या रॉक ने आपसे कोई एनर्जी गेन करी, नहीं, क्योंकि रॉक के ऊपर आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया है। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है, यहां पर 0 है। ओके स्टूडेंट्स, सो देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम योर बॉडी टू दिस। क्या यहां से आपकी बॉडी से यहां पे कोई एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो जवाब है नहीं, यहां से कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक है, रॉक को कोई एनर्जी नहीं मिली है। ठीक, तो आप थक क्यों जाते हो, कहां गई आपकी एनर्जी, तो जवाब है आपकी एनर्जी कहां गई, मैं आपको बताता हूं। आप जब इस तरीके से रॉक को पुश कर रहे हो तो आपकी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, पूरी बॉडी से आप पूरा दम लगा रहे हो इस तरीके से, तो आपकी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, और मसल जब स्ट्रेच होती है तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है अंदर, ठीक है ना, ब्लड चलेगा। ब्लड एक फ्लूइड है, आपको पता है, लिक्विड है एक तरीके का। तो ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होगा, वहां पर डिस्टर्ब होने का मतलब है ब्लड का रेट ऑफ फ्लो और तेज हो जाएगा। ठीक, मसल्स जब आपकी स्ट्रेच होंगी तो ब्लड का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड के ऊपर वर्क हो रहा है, तो वो एनर्जी ब्लड को डिस्प्लेस करने में या मसल्स को स्ट्रेच करने में खर्च हो जा रही है। ठीक, और ये जो एनर्जी खर्च हो रही है, ये एनर्जी आपको दिखाई पड़ेगी, दिखाई या महसूस होगी हीट के फॉर्म में, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। थर्मल एनर्जी मींस हीट एनर्जी के फॉर्म में। आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है, आप स्वेट करने लगते हो, पसीना आने लगता है आपको, रॉक को पुश कर रहे हैं पुश कर रहे हैं पुश कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपकी सारी की सारी एनर्जी लगभग कहां जा रही है, यहां पर हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने हमसे सवाल ये पूछा था कि डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक, क्या जब आप ह्यूज रॉक को इस तरीके से पुश करते हो और ये रॉक मूव नहीं करती, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो क्या आपकी बॉडी से रॉक में कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो गई, जवाब है नहीं, नो, नहीं हुई। तो एनर्जी गई कहां, तो जवाब है आपकी बॉडी को हीट अप करने में चली गई वो एनर्जी, क्योंकि आपके मसल से स्ट्रेच होंगे, आप थक जाओगे। ठीक, तो ये बात हम यहां लिखेंगे, लेकिन अब कहीं कहीं पे आप इसका आंसर पढ़ोगे तो क्या लिखा होगा, मैं आपको बता देता हूं। कहीं कहीं पर इसका आंसर लिखा होगा कि आपने रॉक को पुश किया और रॉक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। ध्यान से सुनिए बच्चों, आपने रॉक को पुश किया और रॉक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय कि रॉक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, सुनिए बच्चों, ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है। किसकी बात है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है। माइक्रो मतलब बहुत छोटे से लेवल पे। अगर आप कोई बड़ा सा माइक्रोस्कोप ले जाके देखो रॉक को, जब आप पुश करोगे पता है क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये एक रॉक है, इसको जब मैं ऐसा पुश करूंगा ना, तो क्या ये रॉक का शेप चेंज हो जाता है, हाँ, यस, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज होता है। जब आप इसको दबाओगे तो इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। ठीक, अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से इसको जाके देखें तो पहले इसका शेप ऐसे था, अब ये ऐसे अंदर की तरफ दब जाएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ये आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बाहर से, जब आप नेकेड आइज से देखोगे विदाउट माइक्रोस्कोप, तब आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप सोच सकते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा होता होगा कि जब हम इसको पुश करेंगे तो इसके शेप और साइज में थोड़ा सा तो चेंज आएगा। वो अलग बात है, जैसे ही आप अपना हाथ हटा लोगे इलास्टिसिटी की वजह से रॉक वापस अपने ओरिजिनल, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स में जो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी होगी, इसके कारण वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। तो किसी किसी बुक में ये लिखा रहेगा कि जब आपने इसको पुश किया तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया। और जब भी किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, ठीक, उसके शेप और साइज में चेंज आता है, तो जितना वर्क डन आप करते हो वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। यानी कि कुछ हमारी बॉडी की कुछ एनर्जी इस रॉक को पोटेंशियल एनर्जी देने में ट्रांसफर हो गई होगी, ऐसा पॉसिबल है। अगर हम ठीक से देखें तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो यस, some amount of our energy is transferred as a potential energy because we are changing the configuration of the rock. okay? बस ये चीज है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को इग्नोर कर दें, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर ये होगा कि रॉक को पुश करने में कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 9 अभी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल्स की चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, तो इस आंसर को देते टाइम हम बोलेंगे इग्नोरिंग आई लिखा हुआ है, इग्नोरिंग माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर चेंजेस, इग्नोरिंग माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, या इग्नोरिंग माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर चेंजेस, इग्नोरिंग माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर चेंजेस, मतलब रॉक के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया, इस बात को हम इग्नोर कर रहे हैं।
क्योंकि हम तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रहते हैं ना, हम तो बाहर से देखेंगे, बाहर से देखने में तो रॉक के शेप में कोई चेंज ही नहीं लगेगा। ठीक, तो इग्नोरिंग माइक्रोस्कोपिक मस्कुलर चेंजेस, हम आंसर ये वाला लिख सकते हैं। क्या? ये इस तरीके से आप ये हेडिंग लगा सकते हो अपने एग्जाम में और ये आंसर आप दे सकते हो। ये देखिए, आप बोलोगे ऑन पुशिंग अ ह्यूज रॉक दैट रिमेन्स स्टेशनरी मस्कुलर एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर टू द रॉक। हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो रॉक में ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक, द एनर्जी एक्सर्टेड बाय द बॉडी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी। ठीक, आपकी जो मस्कुलर एनर्जी वो कहां चली जाती है, वो किस में कन्वर्ट होती है? वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल या हीट एनर्जी, आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है एंड इट टर्न्स हीट अप द बॉडी। इस तरीके से हमारी बॉडी हीट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप स्वेट करने लगते हो, पसीना आने लगता है आपको। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टे। जब भी आपको कभी भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इस बात को आपको जरूर लिखना है वहां पर कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी हमारी बॉडी में है मस्कुलर एनर्जी, उसमें से जो ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हम उसको पुश कर रहे हैं रॉक को, तो जितनी हीट में कन्वर्ट हो रही है, आप किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम की वो कंजर्व रहती है, जितनी थी उतनी ही रहेगी, ना तो एनर्जी इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस केस में भी अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो हमारी बॉडी जितनी एनर्जी से हीटअप हो जाती है प्लस जितना इसको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है, दोनों का सम करेंगे तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इस बात को आपको एग्जाम में हमेशा लिखना है। ठीक है, सो फाइनल आंसर हम यहां पर क्या करेंगे, फाइनल, इस बात को आप इग्नोर भी कर सकते हो, यहां पर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले लिख दिया गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इवन दो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनवेरिड। ओके, ये बात आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहरहाल आप ये लिखो चाहे ना लिखो, इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे एग्जाम में लिखोगे हेंस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और शर्त क्या है, इग्नोरिंग माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। ओके, सो हेंस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द बॉडी टू द रॉक व्हेन यू पुश इट ऑल माइट, मतलब ऑल योर माइट, जितनी ताकत है आप उतने से, मतलब जितनी दम है आपको उतने दम से अगर आप इसको पुश करते हो तो कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। द एनर्जी यू स्पेंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों पॉइंट आपको एग्जाम में यहां पर लिख के आने, इग्नोरिंग द माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कह रहा अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए बच्चों, ड्यूरिंग अ मंथ, ठीक है, कोई घर है उसमें एक मंथ में कितनी एनर्जी यूज होती है, 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। ठीक, ऑब्वियसली जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक, कह रहा हाउ मच एनर्जी इज इन जूल, एनर्जी को जूल में बताइए कितनी होगी। अब देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। 1 यूनिट जो होती है बच्चों, ठीक, 1 यूनिट में होते हैं 1 किलोवाट आवर। ओके, नोट कर लीजिए, व्हाट इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, जो घर में आप एसी यूज करते हो, फैन यूज करते हो, ठीक है, वहां पर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हो, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम करते हो उसकी जो यूनिट होती है वो जूल्स नहीं होती, वो क्या होती है, किलोवाट आवर। तो आपके घर में जो बिजली का बिल आता है आपने सुना होगा 1 यूनिट 2 यूनिट, है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट तो नहीं आता है, किसी मंथ आपका आया 150 यूनिट्स का बिल, किसी मंथ आया आपका 150 यूनिट्स का बिल, ठीक है, तो 160 यूनिट्स का बिल, 250 यूनिट्स का बिल। तो ये यूनिट क्या होती है, तो जवाब है यूनिट होती है 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर एनर्जी होती है। कितनी, याद रखिए, 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर एनर्जी होती है। और 1 किलोवाट एनर्जी में 1 किलोवाट आवर एनर्जी में होती है, 1 यूनिट का मतलब ही 1 किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर में होता है बच्चों 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। जे का मतलब जूल्स। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर होते हैं तो 2 यूनिट में कितने होंगे, 2 किलोवाट आवर, तो 250 यूनिट में कितने होंगे, 250 यूनिट। कुछ नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशन को 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अगर 250 लोगे तो ये भी 250 हो जाएगा और ये भी 250 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। सीधी सी बात है भाई। देखो 250 यूनिट्स में कितने हो जाएंगे आपके, 1 यूनिट में 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट आवर, तो 250 यूनिट्स में 250 किलोवाट आवर। अब देखो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स थे, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, तो 250 किलोवाट आवर में कितने होंगे, इसको हम क्या करेंगे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 250, ठीक, इंटू में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये लीजिए, तो 250 यूनिट्स का मतलब हो गया 250 किलोवाट आवर, और 250 किलोवाट आवर में कितने जूल्स हैं हम पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 250 यूनिट्स में कितने जूल्स होंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे सर, आइए मैं आपको दिखाता हूं। 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। अब ध्यान दें, यहां से देखिए बच्चों, ये वाला पॉइंट इस तरीके से हटा दोगे, नीचे 10 आ जाएगा यहां से, ठीक, ये वाला 0 से 0 कैंसिल होगा और यहां से आएगा आपके पास 225 इंटू, ध्यान दे बच्चे, ये 36 होगा
और नीचे जो 1 बचा है उसका कोई मतलब है नहीं, आपको पता है भाई 36 अपॉन 1 36 हो जाएगा इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम 25 को 36 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे। अब ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। 25 इंटू 36, ठीक, 6 5 ज़ा 33, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, इंटू 3 5 ज़ा होता है 15, फिर 1 यहाँ पर जाएगा, ठीक, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 0 5 प्लस 5 10, 1 जाएगा, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 900 आ गया। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो 25 इंटू 36 कितना आ गया 900, इंटू में कितना हो गया 10⁻6 जूल्स, इतना हो गया। ठीक, अब ध्यान दे बच्चे, देखिए जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है सुनो, अगर आपका कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कुछ भी लिखा है, मान लो 273 लिखा हुआ है, ठीक, अगर इसमें कहीं पर डेसिमल नहीं लगा है तो कहां मानोगे, सबसे लास्ट में। भाई सीधी सी बात है, डेसिमल वाला जो पॉइंट होता है ना, वो अगर कहीं नहीं लिखा तो उसको नंबर के सबसे लास्ट में मान सकते हो आप, क्या दिक्कत है। तो 273.0 आप इसको सोच सकते हो, 0 भी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, सोचोगे डेसिमल यहां है, ठीक। और इस डेसिमल को उठा के जब यहां आप लेके आते हो, जितने प्लेस आप लेफ्ट में लेके आओगे उतना 10 की पावर में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आई रिपीट, डेसिमल को जितने प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे, पहले प्रैक्टिस करा देता हूं आपकी, ये डेसिमल को यदि यहां लेके आओगे आप तो 2.73 इंटू 10⁻+2 हो जाएगा। और दिखाऊं एग्जांपल, क्योंकि हम 1 2 प्लेस लेफ्ट में लेके आए थे। मान लीजिए सवाल है इस तरीके से 5732 है, ओके। अब कहीं इसमें डेसिमल नहीं लगाए तो यहां मानोगे, इसको उठा के 3 प्लेस लेफ्ट में लाओगे, 5 और 7 के बीच में, 1 प्लेस छोड़ा, 2 प्लेस छोड़ा, 3 प्लेस छोड़ा, 5 और 7 के बीच में लाए, 5.732 हो गया। तो साथ में यहां पर क्या हो जाएगा 10⁻, कितना रखेंगे +3, यानी कि 1 2 3, ये लीजिए, बस ये रूल होता है, ठीक। इसी तरीके से अगर डेसिमल को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, जैसे कि इसको ही कर लो, मान लो इस डेसिमल को उठा के फिर से यहां लेके आ रहे हो, तो पावर में हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, तो 5732 इंटू में 10⁻3 था और 3 माइनस 3 करेंगे, 10⁻0 कितना हो जाएगा 1, तो 5732 इंटू 10⁻0 कितना होता है 1, यानी कि 5732 इंटू 1 वापस कितना आ जाएगा 5732 इंटू 1, यानी कि 5732 वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का ये मतलब है ना कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे डिटेल में। अभी समझो आप, यहाँ पे देखो 900 में पॉइंट कहीं पर नहीं है, कहाँ मानोगे, सबसे लास्ट में। ये सबसे लास्ट में माना और इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे। क्यों सर? क्योंकि सर डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, ठीक। ये साइंटिफिक नोटेशन की निशानी है। तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 00 इंटू 10⁻। अब मुझे आप ये बताइए कि डेसिमल को आप कितने प्लेस लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, 2 प्लेस, इसलिए 10 की पावर में 2 ऐड कर देंगे। 6 तो पहले से था और 6 प्लस 2 कर देंगे। ये लीजिए 10 की पावर में 6 तो पहले से ही था और 2 ऐड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा बच्चों कितना 9.00 इंटू 10⁻6 + 2 8 जूल्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर आपकी मर्जी, तो आप इसको 9.00 की जगह ओनली 9.0, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। आप क्लास 11 में डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन मत लो। इसको छोड़ दो, 9.0 इंटू 10⁻8 जूल्स भी आप लिख सकते हो, या आप इसको 9.0 ना लिख के ओनली 9 भी लिख सकते हो। वैसे 9.0 इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से साइंटिफिक नोटेशन लिखा जाता है। डेसिमल से पहले हमेशा 1 डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल के बाद कितनी भी डिजिट हो सकती है, लेकिन डेसिमल के बाद में यहाँ 000 थे, इसलिए हमने 9.0 इंटू 10⁸ जूल्स बच्चों लिखकर यहाँ पर छोड़ दिया है। ओके, सो लेट मी चेक द आंसर विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। ओके, फटाफट इसको चेक भी कर लेते हैं। दिस इज योर चैप्टर नंबर 11। ओके, एनसीईआरटी क्या आपको आंसर यहाँ पर देना चाहता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। देखिए आपको 9 इंटू 10⁸ जूल्स, वही मैंने आपको बताया, ठीक। 9.0 को आप क्या लिख सकते हो 9, भाई 9.0 का मतलब 9 ही तो हो गया, ठीक। तो 9 इंटू 10⁸ जूल्स, ये आपका एनसीईआरटी में ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो, जैसे लिख दो, सब कुछ सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका 250 यूनिट्स का जब बिल आता है तो आपने इतने जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है, मतलब आप जो एसी चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, फैन चला रहे हो, उन सब ने मिलके इतनी 9 इंटू 10⁸ जूल्स की एनर्जी कंज्यूम करी हुई है, उसका आपको मनी पे करना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप उसी एनर्जी का देते हो, ठीक। और ये एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चलते हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो चलते हुए इलेक्ट्रॉन पावर स्टेशन से आपके घर तक भेजे जाते हैं, ऐसे आप समझो, ठीक। वो चलते हुए इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके फैन की कॉइल में और फैन को चला देते हैं अपनी एनर्जी को देकर। एसी में जाते हैं, एसी को चला देते हैं। हमने ऐसी इंजीनियरिंग बनाई हुई है, ऐसा फैन बनाया हुआ है, ऐसा मशीन बनाई हुई है, ऐसा एसी बनाया हुआ है कि वो चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी को लेकर अपना फंक्शन करते हैं। आप 10th में डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन मत लो। अभी आप ये क्वेश्चन करो। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके बच्चों, ये ग्राउंड है, ये इस तरीके से देखिए ग्राउंड है और एक ऑब्जेक्ट था
हमारे पास, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, 40 किलोग्राम इसका मास दिया हुआ है, यहां से देख लीजिए आप, मास, m का मतलब मास, 40 किलोग्राम इसका मास है। कह रहा है इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। इसको हमने क्या किया, 5 मीटर हाइट तक हम लोग ले गए। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड पे इस तरीके से, ठीक, ये ग्राउंड है, और इसको उठा के हम यहाँ ले गए, कितनी हाइट पे, 5 मीटर। अब जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। और जितना वर्क आप करोगे वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, माइंड इट। ठीक, ध्यान दें, पहले ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग ले गए कितनी हाइट पे, 5 मीटर की हाइट पे ले गए, और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर लाके रख दिया, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के ले जा रहे हो 5 मीटर हाइट तक, ओके स्टूडेंट्स, तो आपने फोर्स कहां लगाया, ऊपर की डायरेक्शन में, ये आपने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया आपने? तो जवाब है जितना बॉडी का वेट होता है उतना ही लगभग हम लोग फोर्स लगाते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक। तो आपने कितना फोर्स लगाया, जवाब है बॉडी के वेट के इक्वल। और बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है बच्चों ध्यान से चेक करें, बॉडी का जो वेट होता है वो वेट होता है आपका, फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, यानी कि आपने भी कितना फोर्स लगाया, m इंटू जी। ठीक, अब एक बात बताओ, m इंटू जी फोर्स लगा के ऊपर ले गए हो, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर, फोर्स भी किधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक, वैसे तो प्रैक्टिकली हम बॉडी की वेट से, बॉडी का जो वेट है उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाते हैं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मान लेते हैं हमने बॉडी के वेट के इक्वल फोर्स लगाया है, और इसको हम एक कांस्टेंट फोर्स mg लगाकर, मतलब जितना बॉडी का वेट है भैया उतना ही तो लगाओगे ना, लगभग उससे थोड़ा ज्यादा लगाते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक, वेट बॉडी का जितना उतना फोर्स लगा के ऐसा ऊपर ले जाएंगे इसको 5 मीटर तक। ठीक, सो यहां पर जो इसका वर्क डन आएगा, वर्क डन कितना होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब आपने फोर्स कितना लगाया बताइए, m इंटू जी, ये लीजिए फोर्स कितना लगाया m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना आप किया h, और h की वैल्यू 5 क्वेश्चन में देके रखी, यहां से यहां ले गए ना 5 मीटर तक। सुनो, जितना आप वर्क डन करते हो वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है, यानी कि इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहां पर, ep, ep का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो जवाब है इतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितना आपने वर्क किया, यानी कि mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई, समझिए जरा। तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, 0। अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, क्यों सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, ek इज इक्वल्स टू, e का मतलब एनर्जी, k का मतलब काइनेटिक, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। जब बॉडी को उठा के आप यहां तक लाके आपने रोका हुआ है इस तरीके से, तो वेलोसिटी तो इसकी 0 है, v की वैल्यू 0 है, तो अभी इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, केवल इसमें कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, फॉल कर दीजिए यहां से। ठीक, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट तक ले गए, ये ठीक, अब हमने इसको अलाउड टू फॉल कर दिया। जैसे ही अपने मिड हाफ पे पहुंचेगा, यानी कि अगर ये कहां था, h हाइट पे, जैसे ही ये गिर रहा होगा, आपको पता है जब ये गिरता है तो ग्राउंड से इसकी हाइट कम होती जाती है, यानी कि अगर h की वैल्यू कम होगी, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट गिरते गिरते अगर यहां आ गया, ये ऑब्जेक्ट अगर यहां आ गया तो ग्राउंड से इसकी हाइट अब h डैश हो जाएगी, जो कि कम हो जाएगी, तो h की वैल्यू कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी mgh, h की जगह h डैश रखेंगे तो कम हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी। जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है उतना ही काइनेटिक में इंक्रीमेंट आता है। यस सर, ऊपर से जब बॉडी नीचे गिरती है तो पोटेंशियल तो कम होती जाती, वो जाती कहां है, तो जवाब है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, जब ये फॉल कर रहा होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, एट एनी पॉइंट, ठीक, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की जितनी थी उतनी रहेगी, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो कंजर्व रहेगी। ठीक, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर और किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां लगाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन यहां पर ये किया है इन्होंने हमसे कि if the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down।
ओके, हाफ वे डाउन मतलब जब ये अपने मिडिल पे पहुंच गया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट गिरते गिरते ऐसे गिर रहा है और ये जब गिरते गिरते अपने हाफ पे पहुंच गया है, यहां पर पहुंच गया। हाफ का मतलब क्या है बच्चों, पूरी हाइट कितनी h, और अभी ये कितनी हाइट पर है, h/2 हाइट पे है ना, h को 2 से डिवाइड लगा दो, ठीक, 5 का हाफ 2.5, ठीक, तो h/2 अगर ये अपने h/2 हाइट पे है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये अपने h/2 हाइट पे है, ओके, ये लीजिए, तो बताओ कि इस टाइम यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, एक काम करते हैं, हम मिड पॉइंट पे यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक, निकाल लेते हैं, ये ध्यान से चेक करिए। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए, ईपी, एम जी तो रखेंगे लेकिन एच की जगह हम क्या रखेंगे, h/2। अब भाई ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी, h/2, ठीक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एम जी एच पहले थी, अब कितनी होगी, एम जी h/2, ठीक, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी बच्चों, ये वाले पॉइंट पे, इसको मैं कैलकुलेट करके आपको यहां दिखा देता हूं, ईपी यहां पर टॉप पे, ठीक, ईपी एट टॉप, जब ये टॉप पे था, ये लीजिए, जब ये टॉप पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी एच, एम कितना है, एम है आपका 40 इंटू जी कितना है, जी है आपका 9.8 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू जब नहीं देता तो हम 9.8 ले लेते हैं, ठीक, 9.8 इंटू एच कितना था आपका 5 था, ठीक, इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, 40 इंटू 9.8 इंटू 5, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 1 जा 10, 10 4 जा 4 5 जा कितना होता है 20 होता है, देखो 4 इंटू 5 20 और बचा क्या 98, ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19 और ये वाला 0, ठीक है, तो 1960 जूल्स हो गई, ठीक, यहाँ पर टॉप पे इतनी थी, अगर हाइट h/2 हो गई तो उसका हाफ हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1960 का हाफ हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ईपी एट मिड पॉइंट, ठीक, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी हो गई, एम जी h/2, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एम जी h/2, ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम जी एच होल डिवाइडेड बाई 2, और अभी अभी हमने एम जी एच का कैलकुलेशन किया हुआ है, ये एम जी एच था, तो एम जी एच की वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी एच की वैल्यू आ रही है 1960 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, ठीक, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा ये लीजिए 980 जूल्स आ गया। तो सुनो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई मिड पे, 980 जूल। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ पर थी आपकी, कितना रहा था 960, सुन लो, तो ये वाले पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, ये वाले पॉइंट पे टॉप पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे थी, कितनी थी, मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम, 1960 और प्लस काइनेटिक कितनी थी 0, तो टोटल कितनी थी 1960 जूल्स, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी। तो इस पॉइंट पर भी यानी कि मिड पॉइंट पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1960 ही होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक, यानी कि अगर हम एट मिड पॉइंट, ध्यान दें, एट मिड पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालें तो जितना पोटेंशियल है और प्लस जितना कैनेटिक है वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, यानी कि इतना, ये कांस्टेंट होगा 1960, ठीक। सो यहां से देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिड पॉइंट पे कितनी है 980, ठीक, तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 980 और प्लस कैनेटिक कितनी हो जाएगी, ये हमें निकालना है कैनेटिक एनर्जी, और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1960, यानी कि हमेशा ये वाले पॉइंट पे मिड पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी 1960। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां लगाया, मिड पॉइंट पे लगाया। हम कह रहे हैं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक का सम कितना होगा, टोटल जितनी थी 1960 के इक्वल, ओके, तो यहां से आ गया 1960, ठीक। अब यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई के एट मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू 1960 और ये 90 80 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 1960 माइनस 980 कितना आ जाएगा 980 जूल्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मिड पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आ गई 980 जूल्स, ओके, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक। सो काइनेटिक एनर्जी व्हेन, ये आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, आंसर काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ डाउन इज 980 जूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया क्वेश्चन ये। चलो बहुत बढ़िया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता था कि फाइंड द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, यस सर, फाइंड द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, है ना कि लॉ फाइंड द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट पूछ सकता था, जब ये बॉडी यहां मिड पॉइंट पे आ रही है फॉल करते करते,
ये तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के निकाल सकते हो, वैसे नहीं निकालना है। मान लो काइनेटिक, मान लो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये ग्राउंड है, ठीक, और ये ब्लॉक यहाँ पे था, ये मिड पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी अभी निकाली आपने, कितनी आई है, 980 जूल्स आई है। अब E k इज इक्वल्स टू 980 जूल्स। E k काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू 980 रख देंगे, और यहां पर माना कि मिड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी v, बस v की वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो यहां से v² कितना आएगा 980, ठीक, नीचे 2 है, डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मास मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा, अब मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। मास कितना था 40 रख देंगे, ठीक है, 2 1 जा, और यहाँ आएगा 20, ये 0 से 0 चला गया, 2 1 जा, यहाँ आ गया कितना 49, बड़ा बढ़िया आ गया है। तो भाई v² इज इक्वल्स टू 49, ठीक, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7 होता है। तो ये लीजिए, यानी कि मिड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकंड है, मतलब जब ये मिड पॉइंट पे होगी तो ये 7 मीटर पर सेकंड के रेट से नीचे, मतलब 7 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी, बस, ठीक, समझ गए। तो ये पूछा नहीं था, मैंने आपको बता दिया, क्या पता आपको एग्जाम में पूछ ले, आपसे बस ये पूछा था कि मिड पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो जवाब है 980 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहीं पर एनसीईआरटी में आंसर पीछे कुछ और आ रहा है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, आंसर कुछ और इसलिए आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी का आंसर भी मैं आपको मैच करा देता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी का आंसर देखिए वो कैसे आ रहा है आपका, ठीक, ये आपका ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक, ये इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा, तो mgh निकालोगे, जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो कितना आ जाएगा, मास है 40, g उन्होंने 10 लिया, बस इतना सा अंतर है। मैंने g कितना लिया एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दिया रहता तो 9.8 ही लिया, तो मैंने 9.8 के हिसाब से कर दिया। ऐसा कर दोगे कोई मार्क्स आपका नहीं काटेगा। फिर भी अगर आपने g की वैल्यू 10 ले ली बच्चों, तब भी कोई मार्क्स नहीं काटना चाहिए। वैसे तो g की वैल्यू नहीं दी थी, जब देता है तब हम लेते हैं ना भैया 10, फिर भी नहीं दिया तो क्या करें, है ना। तो g की वैल्यू अगर 10 लोगे ना तो एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा। h कितना था 5 था आपका, तो यहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, चेक कर लीजिए, 4 5 20, है ना। सो 20, और ये देखिए 2000 जूल यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी टॉप पर 0, और ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर, ठीक। और मिड पॉइंट पे क्या होगी, हाइट हाफ हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 2000 का हाफ कितना होता है 1000 जूल यहाँ हो जाएगी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये आपको निकालना है। तो इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, टोटल जितनी एनर्जी थी उतनी ही रहेगी, कितनी 2000 प्लस 0 यानी कि 2000, तो यहाँ 2000, और मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी हो गई 1000, तो 1000 टोटल पोटेंशियल पहले कितनी थी 2000, 1000 गई कहाँ, तो जवाब है काइनेटिक में चेंज हो गई होगी, ठीक। अभी यही आंसर आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, काइनेटिक 1000 आ जाएगी, ये इधर जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2000 माइनस 1000, 2000 माइनस 1000, 1000 आ गया, ठीक। तो 1000 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी कहाँ पर, मिड पॉइंट पे। तो अगर यहां पर इस टाइम हमको वेलोसिटी पूछ लेता तो हम क्या करते, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू क्या रख देते 1000 रख देते, और यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते। वैसे पूछा नहीं बट मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, v² इज इक्वल्स टू 1000, ये नीचे 2 है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और मास आएगा नीचे, ये लीजिए, और मास कितना था m की जगह हम लोग कितना रख देंगे 40 रख देंगे, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सो ये वाला 0 यहाँ से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा, और 2 1 जा, और 2 यहाँ आ जाएगा कितना 50, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके, करेक्ट। अब सुनिए, बताना मैं ये चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रहा, बताना भाई मैं ये चाहता हूँ कि ना वेलोसिटी की वैल्यू अगर वो लोग एग्जाम में पूछेंगे, इस क्वेश्चन में पक्का पूछ सकते हैं। क्यों सर, कैसे कह रहे हो सर, पूछ सकते हैं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि सर जी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, और जी की वैल्यू अगर आप 9.8 ले रहे हो तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 49 का स्क्वायर रूट आ रही है, और 49 का स्क्वायर रूट निकालना बहुत ईजी होता है 7। तो जी की वैल्यू जब वो लोग ना दें तो आप 9.8 लेके ही सॉल्व करना, तभी आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी 7। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए।